हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके सबसे प्रिय चैनल द एडू पॉकेट पर। हमने अपने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में 3 पार्ट पढ़ लिए थे। 3 पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। आप जरूर पुराने वीडियोस देखना। पहला हमने पार्ट पढ़ा, सबसे पहला, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने बात किया था पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया था हमने। और जो लास्ट पार्ट पढ़ा था हमने पार्ट 3, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है, किस प्रकार से रिडक्शन होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम ऑक्सीडेंट को पहचानते हैं, कैसे हम रिडक्टेंट को पहचानते हैं। ये सारी बातें हमने पार्ट 1, 2, 3 में पढ़ी थी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें जिस चीज का डिस्कशन करना है, जिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करना है, वह टॉपिक है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? हमें कैटलिस्ट की डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ बातें समझनी होगी। बात सुने। देखो, इसे हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक। अगर हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की बात करें, जैसे मान लेते हैं A+B है, वो रिएक्टेंट है और थोड़ी ही देर में वह C+D में बदल रहा है। मैं इस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अगर इस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो A+B को C+D में बदलने के लिए कुछ समय लगता है, टाइम लगता है। इस टाइम को रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग। बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी किसी रिएक्शन को होने में जितना समय लगता है वह उसकी अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग की बात आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि A+B क्रिया कर रहा है और थोड़ी देर में क्या बना रहा है? C+D। ये जो थोड़ी देर में बोल रहा हूं, ये थोड़ी देर है अभिक्रिया का वेग। यह समय, इस समय को होने में जो समय को, इस रिएक्शन को होने में जो समय लगता है वह कहलाता है अभिक्रिया का वेग। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम आसपास देखते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन में अभिक्रियाओं का वेग अलग अलग होता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम अपने सराउंडिंग्स देखते हैं, उन सब में अभिक्रिया का वेग अलग अलग होता है। और उन सभी अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर अभिक्रिया को अलग अलग भागों में भी बांटा गया है, जैसे स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। इसके बारे में भी हमने लास्ट हमारे वीडियो में डिस्कशन किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं अभिक्रिया के वेग के बारे में। और क्या होता है अभिक्रिया का वेग, इसको समझने के लिए मैं एक ग्राफ के रूप में आपको समझाना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। हम इस ग्राफ का एक अक्ष जो है वह टाइम ले लेते हैं और दूसरा अक्ष जो है वह ऊर्जा, एनर्जी ले लेते हैं। इसे ऊर्जा लिखते हैं और इसे समय लिखते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं इसी रिएक्शन के बारे में, जैसे A+B रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है? C+D बना रहा है। इस अभिक्रिया को होने में इस ग्राफ के आधार पे मैं बात करता हूं, कुछ समय लगता है। A+B को C+D में बदलने के लिए कुछ समय लगता है। यहां 0 है, यहां 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया को पूरा होने में कुछ समय लगता है। अगर इस ग्राफ के बारे में बात करें तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब A+B को C+D में बदलना है तो इसे एक न्यूनतम ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। A+B को जब तक वह ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक यह C और D में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना। A+B को एक न्यूनतम ऊर्जा की, इस पीक एनर्जी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लेते हैं ये 5 है। इस एनर्जी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जैसे ही मिलती है A+B को, ये किस में बदल जाता है? C+D में। यानी कि इस ऊर्जा को तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। इस ऊर्जा को, अगर किसी अभिक्रिया को पूरा होना है तो A+B को एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है C+D में बदलने के लिए। मेरी बात को सुनना ध्यान से। यह न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं।
बहुत ध्यान से सुनना, ये वह न्यूनतम ऊर्जा है जहां A प्लस बी C प्लस डी में कन्वर्ट होने के लिए आवश्यक होगी। अगर A प्लस बी को C प्लस डी में कन्वर्ट होना है तो मिनिमम इस ऊर्जा तक उसको पहुंचना पड़ेगा। जैसे ही इस ऊर्जा तक पहुंचेगा ये C प्लस डी बना देगा। ये न्यूनतम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक बात को ध्यान से सुने, जब तक ये ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी इस ऊर्जा को मिलने वाला जो समय है यह अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेगा। ये ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए A प्लस बी को जितना समय लगेगा वह रेट ऑफ रिएक्शन ही होगी वास्तव में। जैसे ये ऊर्जा मिल जाएगी प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा सा और बात करता हूं। अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे ये जो ऊर्जा है इतनी सारी 5 ये 4 में ही बदल जाए, जैसे मैं कहता हूं एक ग्राफ और बनाता हूं, ये ऐसा हो जाए। अगर इस बार एनर्जी क्या है? 4 है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? 4 है। यानी कि इस बार क्या हुआ भैया? A प्लस बी को 4 तक एनर्जी प्राप्त करनी है, उत्पाद बन जाएगा। लेकिन पहले क्या था? A प्लस बी को 5 तक एनर्जी प्राप्त करनी थी, उत्पाद बन रहा था। इस बार जो 4 तक एनर्जी प्राप्त करना है, ये कैसे संभव हुआ? ये एक कंपाउंड डालना पड़ता है और उस कंपाउंड का नाम ही तो है कैटलिस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट आर दैट कंपाउंड व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं कहता हूं कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में डाले जाते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में बाहर से कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन के अभिक्रिया का वेग बढ़ा या घटा देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको डेफिनेशन के बारे में पता लग गया तो हम कह सकते हैं दैट कंपाउंड्स व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में डालने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। कैटलिस्ट के बारे में फिर बात करते हैं। कैटलिस्ट वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में डालने पर अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या यह खुद चेंज होते हैं? नहीं, ये क्या करते हैं? केवल रासायनिक अभिक्रिया में जाते हैं, रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं और खुद किनारे हो जाते हैं। जैसा कि हमारी क्लासेस में बच्चे होते हैं, धीरे से जाकर अपने टीचर्स को शिकायत कर देते हैं, चुपचाप किनारे हो जाते हैं। ये जो कैटलिस्ट स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो एक बच्चे की शिकायत करते हैं टीचर्स को जाकर के और खुद किनारे हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो सेम कैटलिस्ट का वर्क होता है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जाकर के उसके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? किनारे हो जाते हैं। they will not be change, उनमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्या उत्प्रेरक अभिक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक और विशेषता बात आई हमारे दिमाग में, कैटलिस्ट वे होते हैं जो किसी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करते। उत्प्रेरक कभी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करते, वह केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं। उत्प्रेरक की स्पेसिफिक हम बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम कैटलिस्ट के बारे में। एक बात है, ये अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकते, ये केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं। देखो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले कैटलिस्ट के क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि कैटलिस्ट वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं और खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। हम बात करते हैं कैटलिस्ट के प्रकार की, टाइप्स की। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट बात करें, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, कैटलिस्ट के दो ही प्रकार होते हैं मुख्यतः। प्रकार करने के लिए हमें दो बेस बनाने पड़ते हैं। पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कौन कौन सी फिजिकल स्टेट होगी उसके आधार पर। और दूसरा बेस है ऑन द
बेसिस ऑफ रिएक्शन, यानी कि अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, और दूसरा जो पार्ट है वह है अभिक्रिया के आधार पर, अभिक्रिया के आधार पर। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इसको नोट करना है आप सबको। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट के आधार पर कैटलिस्ट के प्रकार, और दूसरा पार्ट पढ़ा है हमने रिएक्शन के आधार पर कैटलिस्ट के प्रकार। पहले हम इनके प्रकारों के नाम सुनेंगे, फिर एक एक को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। हम इसकी बात करें तो ये फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला पार्ट होता है होमोजीनस, इसे बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक। दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोजीनस, इसे बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। तो दो पार्ट हो गए हमारे यहां पर, समांगी और विषमांगी। अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन पे बात करें तो पहला पार्ट आता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा पार्ट आता है हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। इसी में तीसरा पार्ट आता है हमारा ऑटो कैटलिस्ट, और लास्ट पार्ट आता है बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। तो बच्चों ध्यान से सुनना, रिएक्शन के आधार पे बात करें तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट। और अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के आधार पर, तो दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। तो हमारे कैटलिस्ट के मुख्य प्रकार हो गए होमोजीनस कैटलिस्ट और हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस कैटलिस्ट किसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट किसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों जो टाइप्स हैं ये स्टेट के आधार पर है, नाम से स्पष्ट है, अवस्था के आधार पर जो रिएक्शन होगी उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट भाग लेंगे वो कौन सी फिजिकल स्टेट में होंगे उसके आधार पे होंगे। और ये जो पार्ट है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन के आधार पर, यानी कि जो रिएक्शन हो रही है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो क्या करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, ऑटो कैटलिस्ट क्या करेंगे और बायो कैटलिस्ट क्या करेंगे। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम बात करते हैं इसके बारे में, फिर एक एक के बारे में, होमोजीनस क्या होता है, हेटेरोजीनस क्या होता है, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहली बात करते हैं होमोजीनस कैटलिस्ट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं सुनना। होमोजेनस कैटलिस्ट भी होते हैं। देखो एक बात करता हूं मैं आपके सामने, जैसे अभी हमने पहले एक रिएक्शन की थी, A प्लस बी रिएक्शन कर रहा है, C प्लस डी बना रहा है और इसमें कोई कैटलिस्ट डाला जा रहा है, कैटलिस्ट X डाल रहे हैं, मान लेते हैं ये कैटलिस्ट X डाल रहे हैं। कैटलिस्ट को हमेशा तीर के निशान के ऊपर व्यक्त किया जाता है। यहां A प्लस बी, A और B रिएक्शन कर रहे थे, C और D बना रहे थे और साथ में इसमें क्या डाला जा रहा था, X कैटलिस्ट डाला जा रहा था। अगर मैं कहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, तो ये अगर सॉलिड स्टेट का है तो ये भी सॉलिड का होगा, ये भी सॉलिड का होगा, ये भी सॉलिड का होगा और ये भी सॉलिड का होगा। अगर ये गैस है तो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। अगर ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। आप समझ रहे होंगे बात को कि अगर समांगी उत्प्रेरक की बात करें तो इसमें उत्प्रेरक की जो फिजिकल स्टेट है वह वैसी ही होगी जैसे जो भाग लेने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी है। जैसे भाग लेने वाले रिएक्टेंट अगर सॉलिड स्टेट में है और प्रोडक्ट भी सॉलिड स्टेट में है तो कैटलिस्ट भी हमारा कैसा होगा, सॉलिड स्टेट का होगा। तो ऐसे कैटलिस्ट जो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, रिएक्शन की स्टेट के अकॉर्डिंग डाले जाते हैं, होमोजेनस कहलाते हैं। तो हम इसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। एक अच्छा एग्जांपल, अगर हम एस्टर की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल बनता है। आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। एस्टर है मेरे पास कोई, एस्टर के रूप में अगर हम बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक एस्टर है। इस एस्टर की अभिक्रिया अगर वाटर के साथ कराई जाए तो आप देखते हैं
इस रिएक्शन में थोड़ी देर में क्या बन जाता है, CH3COOH एसिड, और क्या बन जाता है, CH3OH। इस रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें तो ये रिएक्शन क्या है, एस्टर जो है वह वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। एस्टर की जो स्टेट है वो लिक्विड है, इसमें वाटर जो है वह भी कौन सी स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है। अगर हम बात करें एस्टर और वाटर की, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। अगर इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट भी कैसी स्टेज में होंगे, लिक्विड स्टेज में होंगे। लिक्विड की जगह पर हम इसको एक्वस भी बोल सकते हैं। एक्वस स्टेज भी एक तरह की लिक्विड स्टेज होती है जब वाटर सॉल्यूशन हो जाता है। इस अभिक्रिया को अगर हम गौर से देखें तो इसमें सारी स्टेज कौन सी है, लिक्विड है। तो इसमें जो हम कैटलिस्ट डालेंगे वो कैटलिस्ट भी हमारा लिक्विड स्टेट में ही होना चाहिए। इसमें HCl कैटलिस्ट डाला जाता है जो कि एक्वस फॉर्मेट में होता है। तो इस रिएक्शन को गौर से देखा आपने, इसमें क्या हो रहा है, दोनों रिएक्टेंट, दोनों प्रोडक्ट सेम स्टेज में है। जो प्रोडक्ट जो हमारा कैटलिस्ट होगा HCl, वह भी किस स्टेज में है, सेम स्टेज में है। तो ये कैटलिस्ट कैसा कैटलिस्ट कहलाएगा, समांगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, SO2 O2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, SO3 बनाता है। आपको पता है ये गैसेस स्टेज होती है, ये भी गैस स्टेज होती है और ये भी गैस स्टेज होती है। इसमें जो कैटलिस्ट डाला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, यह भी कौन सा स्टेज होता है, गैस स्टेज होता है। तो देखा आपने, यहां गैस, यहां गैस, यहां गैस और कैटलिस्ट भी गैस, तो ये भी उत्प्रेरक कैसा है, समांगी उत्प्रेरक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं समांगी उत्प्रेरक में क्या होगा भैया, वह उत्प्रेरक जिसको अपनी रिएक्शन की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग डाला जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं सॉलिड स्टेट की रिएक्शन चल रही है तो सॉलिड कैटलिस्ट डाला जाएगा, अगर लिक्विड स्टेज की रिएक्शन चल रही है तो लिक्विड कैटलिस्ट डाला जाएगा। लेकिन अगर इसकी उल्टी बात करें, इसकी वाइस वर्सा बात करें, अगर हमारा रिएक्शन चल रही है सॉलिड में और कैटलिस्ट मान लेते हैं गैस में, रिएक्शन चल रही है लिक्विड में, कैटलिस्ट हो सकता है सॉलिड में, तो इस प्रकार का कैटलिस्ट हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहलाएगा। तो होमोजेनस आपको समझ में आ गया होगा। होमोजेनस में क्या होगा, A+B रिएक्शन करेंगे, C+D बना रहे हैं तो सबकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम होगी। इसे होमोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के बारे में और बात करते हैं। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट वे होते हैं जिनमें स्टेट बदल जाती है। आपने नोट किया होगा, जल्दी से, वरना आप वीडियो को दोबारा जरूर सुने। हम बात करते हैं दूसरा पार्ट, दैट इज द हेटेरोजेनस। सेकेंड पार्ट जो है वो है हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की बात करें तो वे कैटलिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। वे कैटलिस्ट जिसमें जैसे मान लेते हैं इस बार P+Q रिएक्शन कर रहा है और X+Y बना रहा है और इसमें हमने कैटलिस्ट A यूज किया है। इस रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें तो हो सकता है ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये कोई लिक्विड है और ये कैटलिस्ट जो डाला है वो गैस है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ओवरऑल अगर हम देखें तो सेम फिजिकल स्टेट नहीं होती है। तो ऐसा कैटलिस्ट हमारा क्या कहलाता है, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहलाता है। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के बारे में एक अच्छा एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे N2+3H2 रिएक्शन पड़ी होगी अमोनिया बनाने की, 2NH3। जब अमोनिया की रिएक्शन होती है तो अमोनिया में N2 गैसेस स्टेज में होता है और H2 भी गैसेस स्टेज में होता है। गौर से देखना, अमोनिया में क्या होता है, N2 और H2 दोनों ही गैसेस स्टेज में होते हैं, जबकि जो अमोनिया बनता है वह भी गैस स्टेज में होता है। तो इस रिएक्शन में ये तीनों तो गैस है, लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट डाला जाता है, फेरस डाला जाता है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। तो इस रिएक्शन को देखना बेटा कि क्या हुआ, N2+3H2 = 2NH3। इसमें फेरस जो हमने डाला है वो सॉलिड स्टेट में है। इट मींस ये कैसा कैटलिस्ट है, हेटेरोजेनस है, क्योंकि रिएक्शन चल रही है गैस में और कैटलिस्ट कैसा है, सॉलिड है। ऐसे ही एक रिएक्शन है, हमने घरों में यूज किया है रिएक्शन को, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं उनकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो वेजिटेबल घी बनता है। वेजिटेबल घी, जिसे आप डालडा घी बोलते हो, ये जो वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वेजिटेबल घी बनता है, वनस्पति घी बनता है। इस रिएक्शन में भी ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। इसमें जो कैटलिस्ट डाला जाता है वो हर निकिल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, निकिल, और जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है। और अगर सॉलिड है
तो इट मींस ये कैसा है, हेटेरोजेनस है। रिएक्शन को आपके सामने है, गौर से देखना। N2+3H2 = 2NH3 Fe सॉलिड है। वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 वेजिटेबल घी, लिक्विड गैस सॉलिड, और ये जो कैटलिस्ट है वो भी कैसा है, सॉलिड। तो ऐसी स्टेज हेटेरोजेनस कहलाती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के बारे में बात की विद एग्जांपल। जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ऐसे ही वीडियोस टाइम टू टाइम देते रहेंगे। हम बात करते हैं अभी तक कैटलिस्ट का जो दूसरा बेस है वो है रिएक्शन के आधार पर। अगर रिएक्शन के आधार पर बात करें कि रिएक्शन के आधार पर कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बात की थी पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो और बायो। सबसे पहले जो आज हम बात करने जा रहे हैं वह बात कर रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट वे होते हैं, नाम से ही पॉजिटिव कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। दैट कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो अगर A+B है, इसको होने में C+D को होने में अगर 1 घंटे का समय लगता है, अगर मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, कैटलिस्ट, और अगर आपने देखा कि आधे घंटे का समय लगने लग गया, तो आप समझ जाएं ये कैटलिस्ट कैसा है, पॉजिटिव। दैट कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक बेस्ट एग्जांपल है जो अभी हमने पढ़ा था, SO2 जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो SO3 बनाता है। सामान्य टाइम में अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन को होने में समय लगता है, लेकिन अगर इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड मिला दिया जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड NO मिला दिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। तो हम कह सकते हैं NO इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि SO2 की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो SO3 बनता है, और इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO डाला जाता है वह वास्तव में पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। यहां तक बात समझ में आई। अगर मैं इसके बराबर में ही नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करूं, नेगेटिव कैटलिस्ट दूसरा, तो क्या होगा? यहां पर बात करते हैं, अगर A+B को होने में 1 घंटे का समय लगता है, कैटलिस्ट डाला आधे घंटे का लगा, एक कैटलिस्ट डाला 2 घंटे का लगा, फिर कैटलिस्ट डाला मैंने, इसमें 2 घंटे का समय लगा, तो समझ जाओ ये कैटलिस्ट कैसा होगा? नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। तो क्या होगा इसका मतलब? दैट कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। वेग उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट आर दैट कंपाउंड्स व्हिच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं H2O2 की बात करता हूं, H2O2 ये डिसोशिएट होता है H2O + O2 में, ये स्पीड में होता है डिसोसिएशन। इसका डिसोसिएशन बहुत तेजी से होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका डिसोसिएशन थोड़ा धीमे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट ग्लिसरीन डाल दिया जाता है। ग्लिसरीन इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। क्वेश्चन आ गया सीधा पेपर में, ग्लिसरीन है, आप कुछ भी आंसर नहीं देंगे। ग्लिसरीन H2O2 की रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिसोसिएशन में ग्लिसरीन किसका काम करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। इसका मतलब यह अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट आपको समझ में आए होंगे श्योरली कि पॉजिटिव कैटलिस्ट वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ऐसे कैटलिस्ट क्या कहलाते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। अब 2 कैटलिस्ट और बचते हैं हमारे पास, एक है ऑटो कैटलिस्ट और दूसरा जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है हमारा बायो कैटलिस्ट पे। 2 ही मिनट में हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म होने वाला है, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, कुछ अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाली बातों पे करेंगे हम डिस्कशन अगले वीडियो में। हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के बाद तीसरा कैटलिस्ट है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट को समझाने के लिए मैं बहुत व्यवहार का एग्जांपल यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है A+B रिएक्शन करने लगता है और C+D बनाता है।
धीरे धीरे रिएक्शन का वेग बढ़ जाता है। अरे ये क्या हुआ? अभिक्रिया A प्लस बी ने क्रिया करना चालू किया, धीरे 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 C प्लस डी बनना था, अचानक ही हम देखते हैं जल्दी जल्दी बनने लग गया। तो इसका मतलब इनमें कुछ भी नहीं डाला हमने, कोई भी बाहर से सब्स्टिट्यूएंट नहीं डाला, अंदर ही कोई ऐसा है कंपाउंड, मान लेते हैं वो C है। अगर C बनने लग गया तो C बनने से रिएक्शन का वेग बढ़ने लग गया। यानी कि कभी कभी कुछ कंपाउंड अभिक्रिया के दौरान ही बनते हैं, कभी कभी कुछ कंपाउंड रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं और बनने के पश्चात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं। ऐसे कैटलिस्ट क्या कहलाते हैं? ऑटो कैटलिस्ट कहलाते हैं। एस्टर वाली एग्जांपल की थी हमने। एस्टर वाले एग्जांपल में CH3 COOCH3 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो CH3 COOH और C2H5OH या फिर CH3OH बनता है। जब ये कंपाउंड बनता है तो इसमें बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है तो ऐसे रिएक्शन में कुछ भी बाहर से नहीं डाला है हमने, बाहर से कुछ भी नहीं डाला, अभिक्रिया के दौरान ही कुछ ऐसा कंपाउंड बना है जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कहलाता है? ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। लास्ट पार्ट करते हैं हम बायो कैटलिस्ट के बारे में। बायो कैटलिस्ट नाम से है, बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसे कैटलिस्ट जो हमारे ह्यूमन बॉडी में अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो रिएक्शन होती है उन रिएक्शन को बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस होती है उन्हें बायोकेमिकल, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाली अभिक्रियाएं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ये जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है इनको स्पीड बढ़ाना, इनकी स्पीड को बढ़ाना या घटाना जिसके हाथ में होता है वह कहलाता है बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में एंजाइम भी बोलते हैं। एंजाइम, तो हम बोलेंगे एंजाइम वे होते हैं जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं। अगर जैव रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई कैटलिस्ट का काम करता है तो वो कौन होता है? एंजाइम। और इन्हें हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बायोकैटलिस्ट कहते हैं। बायोकैटलिस्ट आर दैट कंपाउंड व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी बायोकेमिकल रिएक्शन। किसी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं, दैट आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करते हैं माल्टोज है, माल्टोज का ग्लूकोज में बदलना हो रहा है, ग्लूकोज में अगर माल्टोज ग्लूकोज में बदल रहा है तो हम बात सुनना, यहां एक एंजाइम यूज होता है माल्टेज। यो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए एक एंजाइम यूज हो रहा है माल्टेज। ये एंजाइम माल्टेज ही बायोकैटलिस्ट कहलाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें, NH2CONH2 है, वह अगर अमोनिया में बदल रहा है NH2CONH2, आपको पता है यूरिया से अमोनिया का निर्माण NH3 अमोनिया का निर्माण होता है, तो एक एंजाइम यूरिया से बन रहा है तो एंजाइम का नाम होता है यूरिएज। ये जो यूरिएज एंजाइम है ये भी क्या है? बायोकैटलिस्ट है। तो गौर से सुनना बच्चों, आज हमने जो बात कही है वो कैटलिस्ट के बारे में बात करी है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है, विशेषताओं के बारे में एक बार फिर रिवीजन करते हैं। कैटलिस्ट की पहली विशेषता सुनना, कैटलिस्ट अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करवाते। पहली बात बहुत ध्यान से नोट करते रहें, कैटलिस्ट अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कराते। ये अभिक्रिया को बढ़ा या घटा सकते हैं, वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं, ये कभी स्टार्ट नहीं करवाते। ये खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये खुद किनारे हो जाते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाकर। ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है वैसे ही किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज होता है। आपको पता होगा कि जो कैटलिस्ट होंगे वह हमेशा स्पेसिफिक होंगे। एक और बात करते हैं, कैटलिस्ट जितने भी होते हैं वह रिवर्सिबल रिएक्शन में, अगर रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हो रही है, जाने वाली आने वाली, ऐसे अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट सेम यूज होता है। जो काम वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं वो काम उसके बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को बढ़ाने में भी होता है। अगर फॉरवर्ड में घटाते हैं तो बैकवर्ड में भी घटाते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में बैकवर्ड और फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने में सेम कैटलिस्ट यूज होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत मिनिमम क्वांटिटी आवश्यकता होती है। लीस्ट क्वांटिटी इज यूजफुल फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है बहुत सारा कैटलिस्ट डाल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क क्या पड़ेगा, अगर थोड़ी सी क्वांटिटी डालेंगे तो ये अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकता है, वरना उसके खुद के कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं। जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है कैटलिस्ट के बारे में, वो ये है, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क करता है। अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो कैटलिस्ट जो है उसकी रिएक्टिविटी खुद की बढ़ जाती है या घट सकती है। तो इस प्रकार से हमने बात की कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, कैटलिस्ट की विशेषताएं क्या है। जो सबसे एक लास्ट टॉपिक और बचता है हमारा इसमें, वो है कैटलिस्ट के प्रमोटर और कैटलिस्ट के पॉइजन। बात को ध्यान से सुनना। जैसे मैंने एक रिएक्शन बताई थी आपको, ये N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। याद करो, इस रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट ऐड किया था एक, और उस कैटलिस्ट का नाम है फेरस। आपको पता होगा ये फेरस क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। कभी कभी क्या होता है, कैटलिस्ट खुद ही सुस्त होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को खुद को एक्टिव करने के लिए कुछ पदार्थ और ऐड करते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस फेरस की, फेरस अगर खुद अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो फेरस को भी एक्टिव करना पड़ेगा, और अगर फेरस को एक्टिव करना है तो फेरस को एक्टिव करने के लिए यहां MO मोलिब्डेनम डाल दिया जाता है। यहां MO क्या करता है भैया, फेरस को एक्टिव करता है। फेरस कौन है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट को एक्टिव करने वाला कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटलिस्ट प्रमोटर। यहां कैटलिस्ट को प्रमोट करता है MO, तो हम कहेंगे प्रमोटर। हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ये रिएक्शन को कुछ प्रभाव नहीं डालते, ये केवल उत्प्रेरक पर जाकर अटैक करते हैं। उत्प्रेरक को कहते हैं कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, तो उत्प्रेरक खुद एक्टिव हो जाता है, कैटलिस्ट खुद एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो कैटलिस्ट को एक्टिव करते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाते हैं। जैसे इस रिएक्शन में मोलिब्डेनम डालने पर कैटलिस्ट प्रमोट हो जाता है। जैसे ही अगर हम वेजिटेबल ऑयल वाली रिएक्शन आपने पढ़ी होगी बच्चों, वेजिटेबल जो ऑयल है इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं H2 के साथ तो वेजिटेबल घी बनता है। इसमें हम उत्प्रेरक के रूप में निकिल डालते हैं। निकिल खुद अगर इनएक्टिव हो जाए, काम करना सही नहीं करे, तो इसमें कॉपर और डाल दो, तो कॉपर यहां पर क्या करेगा, कैटलिस्ट प्रमोटर का काम करेगा, कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये जो पदार्थ जो उत्प्रेरक को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। इसे प्रमोटर कहा जाता है। और एक होते हैं पॉइजन। पॉइजन पॉइजन क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। कभी कभी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें क्या होता है, रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते ही अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये कैटलिस्ट खुद अपना काम करना बंद करे, थोड़ा कम करे। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हमेशा ध्यान रखें, अगर कैटलिस्ट को खुद को डाउन करना है तो उत्प्रेरक विष काम करता है। उत्प्रेरक विष जो है वो कैटलिस्ट डिमोटर का काम करता है। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। इस रिएक्शन में मैंने कहा Fe डालते हैं तो ये कैटलिस्ट का काम करता है, और कैटलिस्ट के साथ अगर MO डाल देते हैं तो ये कैटलिस्ट प्रमोटर है। लेकिन अगर MO की जगह CO डाल दें, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दें तो ये पॉइजन का काम करती है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना बच्चों, यदि अमोनिया के बनाने की विधि में फेरस है, वो तो कैटलिस्ट है। फेरस के साथ आपने मोलिब्डेनम डाल दिया, MO डाल दिया, तो वो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, प्रमोटर कहलाता है। लेकिन गलती से आपने इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दी तो ये कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, रिएक्शन धीमी हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर उत्प्रेरक विष की तरह काम करता है और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक प्रमोटर की तरह काम करता है। तो बच्चों, आज हमने जो बात की है वो उत्प्रेरक के बारे में की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ध्यान दें, हमारे वीडियो को एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके सामने। थैंक यू।